नमस्कार साथियों, सीबीएल में आपका स्वागत है। और आज हम जुड़े हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनसे हमारे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। यूपीएससी के साथ साथ जो आपके राज्य स्तरीय जो स्टेट पीएससी होती हैं उनमें भी ये जो लेक्चर है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक हम आज कवर करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है 27 अगस्त से 2 सितंबर तक जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो किसी न्यूज़पेपर में आई हैं या किसी मैगजीन में आई हैं, जो है विभिन्न माध्यम से इनको संकलित किया गया है और वो तथ्य या वो घटनाएं जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं उनको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे आज 4 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन या जो ऑयल पाम मिशन है। ये भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका जो पर्यावरण संरक्षक या पर्यावरणविद हैं, जो एनवायरनमेंट के जानकार हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को क्या है रद्द कर देना चाहिए, इसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब हमारे काम की चीज़ क्या है कि राष्ट्रीय खाद्य मिशन जो तेल मिशन है या जो पाम ऑयल मिशन है ये है क्या, ठीक है, सरकार इस दिशा में क्या कार्य कर रही है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, पर्यावरण जो विद हैं या पर्यावरण के जानकार हैं वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वाकई इसका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा है निवास का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हाल में कहा गया है। और तो हम सबसे पहले देखेंगे कि संविधान में इसका उल्लेख है या नहीं है, कोर्ट का जो निर्णय है वो क्या कहता है और ये अभी हाल में चर्चा में क्यों है। इसके बाद भूल जाने का जो अधिकार है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि भूल जाने का फॉरगेटन का जो अधिकार है वो अधिकार है या नहीं है तो क्या उसके लिए कानून बनाया गया है या हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किया गया है और इसके बारे में कोर्ट का जो निर्णय है वो क्या कहता है। इसके बाद क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए विभिन्न मानदंड है, तो हम इसके बारे में हालांकि पहले चर्चा कर चुके हैं कि क्रीमी लेयर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इसकी सीमा क्या है, कोर्ट के निर्णय क्या है। लेकिन अभी हाल में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए कुछ स्टेप तय किए गए हैं, कुछ मानदंड अलग से निर्धारित होने किए, तो कोर्ट ने इसमें कुछ अलग डेफिनेशन कही है कि आर्थिक आधार अकेला क्रीमी लेयर तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर फिर देखेंगे क्रीमी लेयर क्या है, ठीक है, और इसके जो मानदंड हैं वो क्या है, कोर्ट का निर्णय क्या कहता है। तो ये 4 टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले एक टॉपिक उठाते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन या ऑयल पाम मिशन इसे कहते हैं, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कृषि की आय बढ़ाने के उद्देश्य से या उसमें मदद करने के लिए पाम ऑयल या जो तेल उत्पादन है इसको बढ़ाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। इसमें क्या होगा, खाद्य तेल में हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर पाएंगे और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस मिशन को प्रारंभ किया गया है और उसे 11,000 करोड़ रुपए है ना, लगभग जो अगले 5 वर्ष हैं इनमें इतने रुपए इसमें निवेश करने का इसमें प्रावधान किया गया है या इतने इसमें निवेश किए जाएंगे। अब उद्देश्य की बात करें, इसके उद्देश्य है कि घरेलू हमारा जो खाद्य तेल है इसकी कीमत को कम करना। और ये कम कब होगी, जब हम आयात कम करेंगे। तो जब हम आयात कम कर देंगे, और आयात कम कब होगा, जब हमारे यहाँ या हमारे खुद का घरेलू जो तेल है उसका प्रोडक्शन होगा। और यही उद्देश्य है पाम ऑयल का कि हम घरेलू उत्पादन को बढ़ाएं, इससे आयात कम होगा और इससे कीमत कम होगी। दूसरी बात इसमें है कि 2025-26 तक जो पाम ऑयल है इसके उत्पादन को 3 गुना हमें बढ़ाना है और जो कितने तक पहुंच जाएगा, 11 लाख मीट्रिक टन तक हमें इसे पहुंचाना है। 3 गुना बढ़ाकर कहां तक पहुंचाना है, 11 लाख मीट्रिक टन तक, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा आप प्रीलिम्स में यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पाम ऑयल मिशन है इसमें कितना गुना पाम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है या कितने वर्षों में इतने इसमें जो पैसा है वो निवेश करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम मिशन की चर्चा करें। ये क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित का योजना का मतलब है कि पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा चलाई नहीं जा रही है, केंद्र सरकार इसमें सहयोग करेगी। इसमें आप देखेंगे 2025-26 तक जो पाम ऑयल है और ताड़ का जो तेल है इसके लिए एडिशनल अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। और इस मिशन में 2025-26 तक जो पाम ऑयल की खेती के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर तक और
थोड़ा और आगे जाएं हम तो 2030 तक हमें लगभग 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक इसका बढ़ाना शामिल है। मतलब इसका इतना क्षेत्र हमें विस्तारित करना है जिससे पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत पाम ऑयल किसानों को वित्तीय सहायता और पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो किसान पाम ऑयल के क्षेत्र में खेती करते हैं या इसका प्रोडक्शन करते हैं, इसकी खेती करते हैं, तो उन्हें क्या है प्रमोट किया जाएगा, इनको फाइनेंशियल जो सहायता वो देकर इनको प्रमोट किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप इस दिशा में कार्य करें, सरकार आपको फाइनेंशियल जो असिस्ट करेगी या फंड प्रदान करेगी, ये इसके तहत किया जाएगा। अगर हम देखें कि कौन सी जो कंट्री है, कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का प्रोडक्शन करता है, तो सबसे ऊपर जो आती है पहले नंबर पर इंडोनेशिया, जो लगभग 58% वर्ल्ड का जो पाम ऑयल है उसका प्रोडक्शन करती है। दूसरी है मलेशिया जो 26% विश्व के पाम ऑयल का प्रोडक्शन करती है। तीसरा थाईलैंड जो 4% प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो टॉप 3 कंट्री का नाम आप याद रखें, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। ठीक है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं और याद रहेंगे भी नहीं, और ऐसे क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। टॉप 3 कई बार ऐसा पूछ सकते हैं कि टॉप 3 कंट्रीज कौन है। प्रोडक्शन में परसेंटेज भी ज़्यादा जरूरी नहीं कि आप जानें, लेकिन इंडेक्स जो आपका क्रम है वो हमें पता होना चाहिए कि पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन। अब जो हमारी कैबिनेट है इसने इसको अप्रूव कर दिया है लागू करने के लिए, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली बात तो केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा जो अंडमान निकोबार है, इन क्षेत्रों में इस पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा या पाम ऑयल की खेती की जाएगी, और इसमें जो फाइनेंशियल जो असिस्ट किया जा रहा है वो लगभग 11 लाख करोड़ है। उसमें केंद्र सरकार 8,844 करोड़ और स्टेट शेयर करेंगे लगभग 2200 करोड़, मतलब 2196 करोड़। और प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल पाम ऑयल की बात करें, मतलब कच्चा जो पाम ऑयल है वो हमारा 11 लाख टन के हमारा लक्ष्य रखा गया है 2025-26 तक, और इसी को हमें बढ़ाकर 2030 तक कितना करना, 28 लाख। मतलब हमने जो लक्ष्य रखे हैं उसको 2 हिस्सों में बांट दिया कि 2025 तक, और फिर वहाँ 29 में हमें और इसको आगे बढ़ाना है। जो वायबिलिटी जो फॉर्मूला है या व्यवहार्यता जो सूत्र है वो क्या है, एक प्रकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है कि जो आप खेती करेंगे, और जो खेती जैसे आपने 100 रुपये उस पर खर्च किए, टोटल लागत आई, या 100 रुपये इस साल हमारा जो मुनाफा था वो हम कितना देंगे आपको, 114%। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसको क्या करेंगे धीरे धीरे बढ़ाकर 15.3% पर लाए। जैसे आपने इस साल 100 रुपये का उससे कमाए, तो अगले साल हम उस पर कितना देंगे, 114%। तभी तो किसान उसके लिए क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे कि इसी की खेती की जाए। योजना का जो अन्य फोकस है, क्षेत्र है, वो क्या है कि भाई इसमें जो हस्तक्षेप है, इसके इंटरफेयर कैसा होगा, समर्थन से, मतलब सरकार इसमें समर्थन आपको प्रोवाइड करेगी। फाइनेंशियल समर्थन हो सकता है, वो तकनीकी समर्थन हो सकता है, जिससे आपके प्रोडक्शन या उत्पादन में वृद्धि हो। और पुराने बागानों को उनके कायाकल्प के लिए विशेष सहायता की जाएगी, जिससे जो पुराने जो उद्यान थे, बागान थे, उन्हें फिर से रिवाइव किया जा सके। तो ये इस दिशा में कार्य किया जाएगा। मिशन में अन्य कुछ मुद्दों पर विशेष ध्यान हमें देखने को मिलता है, और विशेष ध्यान दिया गया है उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में ज़्यादा इनका उत्पादन का लक्ष्य देखा जा रहा है। और इसका जो मेन कारण है कि मौसम की स्थिति और वहाँ इन क्षेत्रों में इनके उत्पादन या पाम ऑयल के उत्पादन की परिस्थितियाँ हैं वो ज़्यादा अनुकूल। इस उद्योग को पूर्वोत्तर और अंडमान क्षेत्रों में आकर्षित करने के लिए उच्च क्षमता की आनुपातिक वृद्धि के साथ 5 करोड़ रुपए प्रति घंटा, मतलब मिलियन टन प्रति हेक्टेयर का प्रावधान किया गया है। अब योजना का महत्व क्या है, ठीक है, सरल शब्दों में हम कहें योजना का महत्व, जब हमारे यहाँ हमारे खुद का स्वदेशी पाम ऑयल का उत्पादन होने लगेगा तो आयात से जो निर्भरता है वो कम होगी। आयात से निर्भरता कम होगी तो हमारी जो पाम ऑयल की जो कीमतें हैं वो कम होंगी। इससे लोगों का जो जीवन स्तर है, इस पर उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था वो कम करना पड़ेगा, मतलब महंगाई में भी कमी आएगी, और जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होगी। तो सबसे पहला क्या है कि तेल आयात पर निर्भरता कम होने से किसानों के तेल के विशाल बाजार से लाभ मिलेगा, मतलब उनको तेल अगर ज़्यादा हुआ तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसमें पाम ऑयल आयात का कुल वनस्पति तेल का लगभग 55% है। इतना हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत सालाना खपत किए जाने वाले लगभग 2.4 करोड़ खाद्य तेल के आधे से कम का उत्पादन करता है ना। इतना हम खर्च करते हैं, लेकिन उत्पादन हम आधा करते हैं। और कहाँ से लाते हैं हम? इंडोनेशिया से, मलेशिया से, है ना, पाम ऑयल, ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना से सोया ऑयल, और रूस व यूक्रेन से सूरजमुखी ऑयल का हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट का जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। और भारत में 94% लगभग पाम ऑयल का उपयोग खाद्य उत्पादों में किया जाता है। यह पाम ऑयल को भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये इतने सारे महत्व आप समझ गए होंगे कि जब निर्भरता हम खुद पर हो जाएंगे, मतलब आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो हमारा खर्चा भी बचेगा, हमारे लोगों की, किसानों की स्थिति मजबूत होगी, और हम अगर अच्छा प्रोडक्शन कर पाए तो हम एक्सपोर्ट या आयात की जगह निर्यात भी कर पाएंगे। अब इसके साथ कुछ मुद्दे जुड़े हैं कि इतने सारे लाभ हम चर्चा कर रहे हैं, तो फिर भाई विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध का क्या है कि जो पाम ऑयल है एक लंबी अवधि के साथ पानी की खपत करने वाली फसल है। मतलब इसमें पानी की खपत ज़्यादा होती है और लगभग 8 महीने की फसल होती है। ऐसा नहीं कि इसको बार बार हम चेंज कर सकें। तो जो छोटे किसान हैं उनके लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि 8 महीने उन्हें इंतजार करना पड़ेगा किसी फसल से लाभ कमाने के लिए। तो इसलिए एक चिंता का विषय है। दूसरा है, पाम ऑयल के लिए भूमि उत्पादकता तिलहन की तुलना में अधिक होती है, जो ऑयल पाम की खेती के लिए अधिक भूमि प्रयोग करने पर एक क्या सवाल उत्पन्न करती है। मतलब भूमि की जो फर्टाइलिटी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। दक्षिण पूर्वी एशिया में हम देखें, पाम ऑयल या जिसे हम ताड़ का तेल कहते हैं, वृक्षारोपण ने वर्षा वनों के विशाल भूभाग की जगह ली है। ठीक है, मतलब ऐसे वन जो वर्षा को आकर्षित करते थे वो रिप्लेस हो गए, वो स्थानांतरित हो गए किनकी जगह? पाम ऑयल की जगह जो पेड़ हैं वहाँ आ गए। अब इससे वर्षा पर, मानसून पर भी क्या है? प्रभाव पड़ेगा। मानसून जो है वो इस पर विपरीत प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। यह जनजातीय आदिवासियों को भूमि के सामुदायिक स्वामित्व से जुड़ी उनकी पहचान से अलग कर सकता है और सामाजिक ताने बाने को अस्त व्यस्त कर सकता है। ठीक है, जो जनजातियों की जो परंपरागत भूमि थी उस पर भी इसका विपरीत प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। इस कारण क्या है? इसका ये विरोध हो रहा है, या इससे जुड़े हमें इन मुद्दों को इस रूप में देखते हैं। और हम देखें कि और क्या मुद्दे हैं। फोकस क्षेत्र की बात करें हम, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट और पारिस्थितिक रूप से ये नाजुक है। तेल और ताड़ के वृक्षारोपण वन कवर को नकार देंगे और लुप्त प्राय वन जीवों के आवास को नष्ट कर देंगे। ठीक है, वर्षा वन कम हो जाएंगे, इनकी जगह ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो वन का एरिया हम कह रहे हैं बढ़ेगा, लेकिन जिससे हमें जो लाभ होना चाहिए, वर्षा होती उससे नुकसान हो जाएगा। जो जीव जंतु हैं, जो जैव विविधता है, उसको भी नुकसान पहुँचाएंगे। एक आक्रामक प्रजाति है, मतलब ये भारत की प्रजाति नहीं है, हम इसको बाहर से लाए हैं, तो दूसरे जो आपके पेड़ पौधे उनकी प्रजाति को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इससे हमारा क्या हो? जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। पाम ऑयल को प्रति पेड़ प्रतिदिन देखें हम 300 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा साथ ही उन क्षेत्रों में हमें अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, जो अंततः हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा और मानव जीवन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखें हम, ताड़ के तेल या पाम ऑयल की खेती में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ताजे फलों के गुच्छों के लाभकारी मूल्य का एहसास करने में किसानों की अक्षमता। ताड़ के तेल के ताजे फलों के गुच्छों को अत्यधिक खराब होते हैं और कटाई के 24 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए? इन्हें प्रोसेस किया जाना चाहिए, जो कि भारत में एक बड़ी जो खाद्य प्रसंस्करण है वो एक बड़ी समस्या है कि 24 घंटे के अंदर अगर हम इसे प्रोसेस नहीं कर पाए तो जो गुच्छे हैं, जो फल के गुच्छे हैं वो खराब हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर एक इशू है। अब क्या कर सकते हैं? यदि इस तरह सब्सिडी और समर्थन तिलहनों को दिया जाए जैसा पाम ऑयल का दे रहे हैं, तो भारत क्या है कि जो तिलहन है वो स्वदेशी फसल है, शुष्क कृषि के लिए भी या शुष्क भूमि के लिए भी क्या है? उपयुक्त है। तो वे तेल ताड़ पर निर्भरता के बिना आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं। इसको ना देकर किसको दें? तिलहन को दें। दूसरा है, यदि किसान इसे करने के इच्छुक हैं, इसके बाद भी किसान चाहते हैं कि हम भाई पाम ऑयल की खेती करेंगे, तो सरकार इसे प्रोत्साहित करती है, तो कृषि भूमि पर पाम ऑयल उगाना एक समाधान होगा।
अंत में मिशन पाम ऑयल पाम की सफलता कच्चे पाम ऑयल के आयात शुल्क पर भी निर्भर करेगी कि भाई जो हम पाम ऑयल आयात कर रहे हैं उस पर जो आयात शुल्क है वो कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। हालांकि इस फसल ने आंध्र प्रदेश के किसानों को क्या है, फायदा दिया है, वहाँ के किसान इससे समृद्ध हुए हैं और उनके जीवन में परिवर्तन भी लाया है। तो वह अन्य संभावित राज्यों में भी इसका अनुकरण करने में मदद कर सकता है। मतलब मध्यस्थता का मध्यम मार्ग अपनाया जा सकता है कि अन्य फसलों को भी सरकार प्रोत्साहित कर सकती है। निवास का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार। अब हाल में क्या है, एक पत्रकार के खिलाफ निर्वासन आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका अधिकार है निवास का वो क्या है, मौलिक अधिकार, और व्यक्ति कहीं भी भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। और हम जानते हैं हमारा अनुच्छेद इसके लिए मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने का अधिकार है आपको। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अनुच्छेद 19 के तहत क्या क्या आपको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। ठीक है। बाहरी आदेश कुछ क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की आवाजाही को रोकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक शांति और शांति के उल्लंघन को रोकने के लिए असाधारण मामलों में कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर अनुच्छेद 19 में ये कहा गया कि आपको भारत में बस जाने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई वहाँ की व्यवस्था गड़बड़ होती है, कोई कानून ऐसा बनाया गया है और बहुत आवश्यक है, तभी इस व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित किया जाए, नहीं तो उसे मौलिक अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर भारत के राज्य क्षेत्र में बस सकता है। अब देखते हैं कि इसके लिए अनुच्छेद 19 में क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद जो 19 है सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता या आज़ादी देता है। कौन कौन सी देता है? अनुच्छेद 19 में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में पहला जो पॉइंट है, पहला क्लॉज है, इसका पहला कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति, मतलब व्यक्ति को बोलने की और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। अब व्यक्ति अपनी भावनाओं को बोलकर कर सकता है, व्यक्ति लिखकर कर सकता है, व्यक्ति किसी कार्टून के माध्यम से कर सकता है, व्यक्ति रोकर कर सकता है, व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त हंसकर कर सकता है, वो गाना गा के कर सकता है, किसी हमारी विशेष भाव भंगिमा को दर्शाकर वो कर सकता है। ठीक है। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रेस की स्वतंत्रता भी हमारा मौलिक अधिकार है, सूचना या जानने का अधिकार भी इसी में शामिल है। बहुत बड़ा व्यापक अनुच्छेद है 19 का ए। ऐसे ही इसके अंतर्गत आते हैं हम, बी बोलता है कि शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने का आपको अधिकार है। आप कोई सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार पूर्वक होनी चाहिए, शांतिपूर्वक होनी चाहिए। तीसरा कहता है सी, आपको संघ बनाने का या सहकारी समिति के गठन का अधिकार है। बस वो संघ है, कैसा होना चाहिए, देश विरोधी कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसा संघ बना सकते हैं। नेक्स्ट डी कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने का अधिकार, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में आपको बस जाने का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। आपको अगर मन करता आप वहां बस जाएं। और जी कहता है कि आपको भारत के राज्य क्षेत्र में आपकी आजीविका चलाने के लिए व्यवसाय करने का अधिकार है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई हैं। ठीक है। लेकिन अब आप ध्यान रखें, कुछ इन पर प्रतिबंध हैं। जैसे आप कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो क्या हो, हमारे देश और विदेशी जो संबंध हैं, तो विदेशों के साथ संबंध हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़े, है ना, हमारी मैत्री उनसे समाप्त हो जाए, किसी का आप बहुत ज़्यादा अपमान करें, देश का सौहार्द समाप्त हो जाए, है ना, जो समरसता की भावना उसको नुकसान पहुँचे, हिंसा भड़के, तो ऐसा अभिव्यक्ति आपको नहीं दी गई है।
सभा सम्मेलन आप कर सकते हैं, लेकिन देश विरोधी कार्यों में संलग्न सभा संगठन या सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, जिससे देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचे, सद्भावना को नुकसान पहुंचे, एकता भंग हो, लोगों में हिंसा भड़के। ठीक है, संघ देश विरोधी कार्यों में संलग्न सभा या जो समिति है संघ नहीं बना सकते हैं। अब भारत के राज्य क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन किसी निजी व्यक्ति के क्षेत्र में आप भ्रमण नहीं कर सकते हैं, है ना। आप किसी घूमते घूमते आपका मन किया कि अनुच्छेद हमारा 19 का जो डी कहता है कि मुझे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है, घूमते घूमते किसी के बेडरूम में पहुंच गए। अब वो भाई बोल रहा है कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं हमारे बेडरूम से, आप बोलें कि आई एम इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19D। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपकी कुछ वहाँ पर सीमाएँ हैं। बोलेगा कि पहले पढ़ के आओ, निजी क्षेत्र पे निजी व्यक्तियों पर ये लागू नहीं होती, सिर्फ क्या है राज्य के खिलाफ लागू होता है। भारत के राज्य क्षेत्र में बस जाने का अधिकार। अब यहाँ पर एक और है, जहाँ पर कुछ जनजातीय क्षेत्र होते हैं और अगर यहाँ पर कुछ विशेष उनकी संस्कृति है तो सरकार वहाँ पर भी रोक लगा सकती है। हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की 5वीं 6वीं अनुसूची 244 और 244 का ये, तो वहाँ पर भी आपको रोक लगाई जा सकती है। ऐसे ही जो जनजातीय एरिया हैं वहाँ पर भी आपको बस जाने से रोका जा सकता है। और पहले जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हमने देखा कि वहाँ आपको बसने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब वहाँ चेंजेस आ चुके हैं और आप व्यवसाय अपना सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यवसाय नहीं होना चाहिए जो क्या है समाज में किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाए, जिससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो, जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। तो ये कुछ क्या है अनुच्छेद 19 के एक्सेप्शन हैं। चलें वापस आते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 19 में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को देखा। प्रतिबंध के आधार पर देश की सुरक्षा, है ना, संप्रभुता, अखंडता, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अभद्र भाषा, मानहानि, अदालत की अवमानना, ठीक है, संसद की अवमानना, इन सारे आधारों पर आपके अनुच्छेद 19 के तहत जो आपकी स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनको रोका जा सकता है। तो समझ में आया होगा आपको। अब देखिए अनुच्छेद 19 अगर आपको याद ना हो ना तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं, जैसे ए मैंने बताया, बी, सी, फिर डी, फिर ई, उसके बाद आपका जी। सबसे पहले आपको बोलने की आज़ादी है। बोलेंगे कहाँ आप? सभा में बोलेंगे। सभा में कुछ लोगों को पसंद आया तो उन लोगों ने मिलकर एक क्या बना लिया, संघ बना लिया। और संघ बनाने के बाद कहा कि चलो भाई घूमने चलते हैं, तो घूमने का अधिकार हो गया। घूमने के बाद मन आया, उस क्षेत्र में आप बस गए और लंबे समय तक कहीं बसेंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा आपको, तो लास्ट में क्या हो गया, आपको व्यवसाय करने का अधिकार। ऐसे आप कहानी के माध्यम से, इसको स्टोरी के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद जो 19 हमने पढ़ा, अनुच्छेद 19 के हमने डी में देखा कि प्रत्येक भारत के नागरिक को पूरे राज्य क्षेत्र में ट्रेवल करने का, घूमने का या भ्रमण करने का अधिकार दिया है। लेकिन ये जो अधिकार है केवल राज्य की कार्यवाही से सुरक्षित देता है कि भाई आप, राज्य आपको नहीं रोकेगा। लेकिन अभी मैंने कहा कि प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं, आप ऐसा नहीं किसी के बेडरूम में या कहीं व्यक्ति की निजी संपत्ति वहाँ पहुँच गए। इसके अलावा एक कंपनी के नागरिकों और शेयर धारकों के लिए ये उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन विदेशी या कानूनी व्यक्ति जैसे कोई कंपनियां हैं या निगम हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 19 है वो हमारे किसके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए है। आंदोलन की स्वतंत्रता के 2 आयाम हैं, मतलब इसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसके 2 आयाम देखने को मिलते हैं। आंतरिक मतलब भारत के अंदर आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, और बाहरी की बात करें तो बाहरी जो स्वतंत्रता है उसका प्रावधान अनुच्छेद 19 में नहीं है। बाहरी लेके हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 21, जहां पर विदेश जाने का अधिकार हम पढ़ते हैं। तो 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहाँ है। आंतरिक स्वतंत्रता, भारत के अंदर आपको भ्रमण करना है, आना है, जाना है, तो अनुच्छेद 19 के तहत आपको स्वतंत्रता है और अधिकार है। और अगर भारत के बाहर विदेश जाना है, जाकर वापस आना है, तो उसके संबंध में जो आपको स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 21 के तहत। तो आंतरिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, बाहरी स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। अब आगे देखते हैं कि भारत के क्षेत्र में किसी भी हिस्से में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, हमने अभी देखा। तो 19E में हमने देखा कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं और वहां आपके बस सकते हैं कहीं भी।
लेकिन इस खंड का उद्देश्य क्या? भारत या उसके किसी हिस्से के भीतर आंतरिक बाधाओं को दूर करना है। यह अधिकार अनुच्छेद 19 के खंड 5 में उल्लेखित प्रतिबंधों के अधीन है। मतलब इस पर कुछ रोक है जो हमने अभी देखे थे कि जनजातीय एरिया है या आपके रहने से वहाँ हिंसा भड़क सकती है, तो फिर क्या है, आपको रोका जा सकता है। तो आप देखें ना, स्वतंत्रता और प्रतिबंध एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ साथ ही चलते हैं। अब नेक्स्ट है भूल जाने का जो अधिकार है ये, और सूचना का अधिकार। ये दो मुद्दे हैं, इन पर एक बहस है और एक लंबे समय से बहस चल रही है, तो इसका क्रक्स हमें आज निकालना है। सबसे पहली बात करते हैं, ये एक अभिनेत्री हैं, इनके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था जिसमें उनकी सहमति के बिना उनके कुछ वीडियो थे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले गए, तो उनको हटाने का उन्होंने अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने क्या कहा कि महिला के निष्ठा के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए और इनके जो वीडियो हैं वो हटा लेने चाहिए। दूसरी ओर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रकाशित करने और उनके अधिकार पर भी सवाल उठा कि भाई अगर वो, क्योंकि उनको अधिकार है कि वो प्रकाशित कर सकते हैं, अगर ऐसे हर व्यक्ति कोर्ट जाएगा तो फिर क्या होगा, वो तो प्रकाशित ही नहीं कर पाएंगे। तो एक डिबेट हो गया कि उनका सूचना का अधिकार है, ठीक है ना, और एक व्यक्ति की निष्ठा का अधिकार है, तो ये हम कौन सा माने, ठीक है, इसी का क्रक्स हमें निकालना है। अब इसमें जो निर्णय आया, निर्णय में हम देखते हैं, ठीक है, कि निष्ठा के अधिकार में भूल जाने का अधिकार और अकेले रहने का अधिकार शामिल है, ठीक है। भूल जाने का अधिकार मतलब क्या है कि भाई अगर कोई एक्स व्यक्ति था, ठीक है, एक्स व्यक्ति पर आरोप लगा, ठीक है, या उसे अपराधी घोषित कर दिया, हो सकता है ना, वो 10 साल सजा काट कर आया और 10 साल बाद पता चला कि वो अपराधी नहीं था, ठीक है, आरोप भी उस पर लग सकते हैं या उसे दंड भी मिल सकता है। उस समय इन 10 वर्षों में न्यूज़पेपर में, समाचार में, सोशल मीडिया में उस व्यक्ति के खिलाफ क्या है, छापा गया, ठीक है, विभिन्न सूचनाएं निकाली गई। अब 10 वर्ष के बाद ये वापस आया, ये पता लगा निर्दोष था, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कभी इस निर्दोष व्यक्ति के बारे में सर्च करेगा तो हो सकता है उसे ये 10 वर्ष की इंफॉर्मेशन मिले, तो इसे दिक्कत होगी ना कि भाई ये व्यक्ति तो अपराधी था, जबकि वो अपराधी नहीं था, ठीक है, या वो आरोपी नहीं था, लेकिन उसके बारे में इमेज क्या बनेगी, तो उसे ये अधिकार होना चाहिए कि भाई ये 10 वर्ष में आपने मेरे बारे में जो छापा था, जो गलत था, अब इसे क्या कर दें, आप डिलीट कर दें या भूल जाएं, ठीक है ना। इसे फॉरगॉटन राइट या भूलने का अधिकार हम कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये कोर्ट ने क्या कहा कि ये भूलने का अधिकार इसी में शामिल है, और इसी में हम ये चर्चा करने वाले हैं 2 मुद्दों पर ही कि अकेले रहने का जो अधिकार है वो इसमें शामिल है या नहीं, तो निष्ठा के अधिकार के तहत ये शामिल है। अब देखते आगे निष्ठा के अधिकार के बारे में। जो पुट्टास्वामी का 2017 का केस था, इसमें निष्ठा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत क्या मौलिक अधिकार माना गया था। निष्ठा का अधिकार का मतलब है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहता, और अगर उसे ऐसा अधिकार है तो वो निष्ठा का अधिकार है, अगर नहीं है तो निष्ठा का अधिकार नहीं है। और कोर्ट ने कहा निष्ठा का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 के तहत जो प्राइवेसी या निष्ठा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, ठीक है। निष्ठा का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत क्या है, जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग 3 के द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित है, वही अनुच्छेद 21 के तहत क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं हम भूलने के अधिकार के में कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को इंटरनेट, है ना, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से हटाने का जो है अधिकार है, जिसकी बात मैं कर रहा था। हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें, स्पेन या यूरोप के मामले में ये कहा गया है ना, पुट्टास्वामी के केस में भी यही कहा गया, क्लियर। तो अनुच्छेद जो 21 है इसके तहत निष्ठा के अधिकार से और आंशिक रूप से अनुच्छेद 14 के तहत गरिमा के अधिकार से निकलता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, जैसा कि मैंने चर्चा की। अब बात करते हैं हम अकेले रहने का अधिकार। ये भी अनुच्छेद 21 के तहत क्या है, निष्ठा के अधिकार के तहत शामिल है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कोई समाज से हटकर रह रहा है। ये अपेक्षा कि समाज व्यक्ति द्वारा किए गए विकल्पों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, ठीक। इसका मतलब है कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसे करने दो, कब तक हम हस्तक्षेप न करें, जब तक वो समाज के लिए कोई नुकसानदायक कदम नहीं है या उसका जो प्रभाव है वो नकारात्मक नहीं है, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि वो समाज से अलग है, समाज में रह रहा है, पर समाज में रहते हुए उसको स्वतंत्रता को अपने कार्य कर सके। कब तक कर सके, जब तक वो कार्य किसी
तरीके से नुकसानदायक या हानिकारक नहीं है, है ना। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब जो राइट टू फॉरगेटन है या इसे हम बोलते हैं RTVF के जो मुद्दे हैं या भूल जाने का जो अधिकार है, उसमें कौन कौन से इशू हैं, क्योंकि दो बातें हैं इसमें। एक मुद्दा है भूल जाने का जो अधिकार है, तो वो किसका है, व्यक्तिगत जो अधिकार के तहत या निजता का अधिकार आ रहा है इसमें, और दूसरा अधिकार आ रहा है सूचना का अधिकार की। एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो पब्लिश कर सकते हैं, और एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारे खिलाफ या हमारे जो वीडियोस हैं वो पब्लिश नहीं होने चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं दो मामले आए, निजता और सूचना, दो के वर्सेस जो मामला आ रहा है। दी गई स्थिति में जो फॉरगेटन का अधिकार है या भूल जाने का अधिकार है, परस्पर विरोधी अधिकारों जैसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार या अन्य प्रकाशन अधिकारों के साथ संतुलन पर प्रकाशित करता है। एक जगह कह रहे हैं हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक जगह कह रहे हैं कि भाई किसी दूसरे व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कोई व्यक्ति अपने आपराधिक रिकॉर्ड की बारे में जानकारी डीलिंक कराना चाहता हो और लोगों के लिए कुछ पत्रकारिता रिपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल बना देता है जब उसे गूगल करते हैं, ठीक है ना। कोई हो सकता है कि भाई अपने मामले में, आपराधिक मामले, उनको डीलिंक करा दिया, मतलब उनको हटवा दिया, लेकिन अगर हमें किसी का रिकॉर्ड देखना तो वो उसके लिए ज़रूरी है। तो जानने का अधिकार अलग है, ये कह रहे हैं हमारी निजता को उल्लंघन नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति कह रहा है हमें जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जो अधिकार है, अकेले रहने का अधिकार को सीधे मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए मीडिया के अधिकारों के विरोध में लाता है, जो अनुच्छेद 19 से क्या होता है, प्रभावित होता है। मीडिया को अनुच्छेद 19 के तहत आज़ादी है और ये अकेले रहने का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत, भाई हम समाज से या हमारे मामलों में इंटरफेयर न किया जाए, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, जब तक ये नुकसानदायक नहीं है आप इंटरफेयर ना करें। तो एक जगह एक या मीडिया को हम अनुच्छेद 19 के तहत आज़ादी दे रहे हैं, व्यक्ति को हम अनुच्छेद 21 के तहत आज़ादी दे रहे हैं, तो फिर क्या दोनों में संघर्ष होने की स्थिति आ सकती है। निजी व्यक्तियों के खिलाफ इसको लागू किए जाने में देखें हम कि फॉरगेटन या जो भूलने का अधिकार का दावा है वो आमतौर पर एक निजी पार्टी या एक मीडिया, एक समाचार वेबसाइट है के खिलाफ किया जाएगा। इससे सवाल उठता है कि क्या एक निजी व्यक्ति के खिलाफ मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है जो आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है। केवल अनुच्छेद हम 15(2) देखें, 17 देखें और 23 देखें, ये निजी पार्टी या एक निजी अधिनियम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है जिससे संविधान के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। इसका मतलब इनके तहत जो अधिकार हैं वो क्या है, निजी पार्टी या निजी व्यक्ति के तहत आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाकी हर जगह हम पढ़ते हैं कि राज्य, है ना, कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा, राज्य धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, तो इन व्यक्तिगत या एक व्यक्ति को नहीं रोका गया है, सिर्फ इन अनुच्छेदों में व्यक्तिगत जो है वो भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए कि आपके साथ एक व्यक्ति भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। बाकी जगह सिर्फ राज्य को ये ऐसा करने से रोका गया है। ऐसा कह सकता हूं मैं कि इन अनुच्छेदों में या इन अनुच्छेदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी अनुच्छेद जो हैं वो हमें राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं। बस इसमें व्यक्तिगत जो है या व्यक्तिगत संस्था एक व्यक्ति को भी शामिल किया कि वो भी इनका उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है, जनरली हम क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल जो राइट है वो किसके खिलाफ है, राज्य के खिलाफ। ठीक है ना, मतलब राज्य आपके इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है लेकिन यहाँ किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इन अनुच्छेदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है वो राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत कोई एक व्यक्ति भी आपके इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। अब इसमें जो निर्णय आया वो क्या है, एक प्रकार का अस्पष्ट है। हाल में वर्षों में हम फॉरगेटन या भूल जाने का अधिकार की बात करें तो इसे अगर कोडिफाइड करें, संहिताबद्ध करें, इसके लिए डेटा संरक्षण कानून के बिना विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार के कुछ असंगत और अजीब निर्णय दिए गए हैं। भारत में न्यायालयों ने बार बार भूल जाने के अधिकार के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया, कई बार स्वीकार कर लिया, कई बार अस्वीकार कर लिया। इससे कई बार क्या संवैधानिकता के प्रश्न पर प्रश्न उठता है कि भाई आखिर इसका निर्णय है क्या, आखिर ये अधिकार है या नहीं है। अब निजता के अधिकार के लिए कुछ कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, जैसे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण 2019 और ये BN कृष्णा समिति 2018 में बनाई गई थी, उसकी सिफारिश पर आधारित था, जो व्यक्तिगत जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, उसके संरक्षण की, उसकी सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है। इसके अलावा हम देखें कि IT एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया है, एक्ट है,
है ना, व्यापक एक्ट है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम से डेटा के संबंध में कुछ उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम और उससे संबंधित जो संग्रहित जो स्टोरेज डेटा है उसके अनाधिकृत उपयोग को रोकता है, और उसके संबंध में दंड के प्रावधान भी यहाँ पर किए गए हैं। आगे क्या कर सकते हैं, संसद और सुप्रीम कोर्ट को दोनों को क्या है, जो भूल जाने का अधिकार है उसके संबंध में विस्तृत विश्लेषण एनालिसिस करना चाहिए, और निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति के जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, इसके मध्य संतुलन की स्थापना करनी चाहिए। अब डिजिटल का युग है आजकल, तो क्या है, डेटा एक मूल्यवान संसाधन है, तो इसे अनियंत्रित नहीं छोड़ सकते कि भाई डेटा का संरक्षण करना जरूरी है, नहीं तो इसका दुरुपयोग करके लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो डेटा संरक्षण का एक समय आ गया है, इसके लिए कानून बिल्कुल होना चाहिए। इस प्रकार सरकार को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के अधिनियम को तेजी से लाना चाहिए और इसे जल्दी से पारित करके कानून के रूप में इसे स्थापित करना चाहिए। तो ये एक समाधान हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मुद्दा, यह जो टॉपिक है क्रीमी को तय करने के संबंध में, या क्रीमी कौन होगा इसके संबंध में, इसकी परिभाषा तय करने के संबंध में मानदंड। तो अभी जो सर्वोच्च न्यायालय है एक याचिका पे सुनवाई कर रहा था, किसमें, कौन सी याचिका, जो हरियाणा सरकार के विरुद्ध आई गई। हरियाणा सरकार ने क्या किया कि क्रीमी लेयर के लिए उपवर्गीकरण के कुछ अधिसूचना जारी की थी। जैसे हम जानते हैं कि 8 लाख से अगर ऊपर कोई हर साल व्यक्ति कमाता है तो ऐसे व्यक्ति जो ओबीसी के खासकर, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, या वो क्या है क्रीमी लेयर की सीमा में आएंगे। लेकिन यहाँ क्या किया गया कि 1 से 3 लाख अगर कोई व्यक्ति कमाता है, ठीक है ना, तो पहले आरक्षण का लाभ इसे मिलेगा। फिर 3 से 6 लाख तक कमाता है, फिर आरक्षण का लाभ, पहली प्राथमिकता इसको, दूसरी इसको, तीसरा 6 से 8 लाख तक जो कमाता है तीसरी प्राथमिकता इसको, और 8 से ऊपर वाले को नहीं। ऐसा उपवर्गीकरण किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इसके खिलाफ जो याचिका गई सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या कहा कि आर्थिक आधार पर सिर्फ हम ये तय नहीं कर सकते कि भाई कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है या इसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या क्रीमी लेयर की श्रेणी में वो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब टोटल डिबेट की बात करें हम कि जो क्रीमी लेयर की है, तो क्रीमी लेयर जो टर्म है, जो शब्द है, कब आया, सबसे पहले जो संथानम समिति थी, है ना, संथानम समिति जो 1963 में बनी थी, उसके द्वारा ये पहली बार कहा गया कि जो ओबीसी है, ओबीसी में जो आरक्षण मिल रहा है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण इसे आरक्षण वाला जो कोटा है वो नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और इसके संबंध में हम क्या है कि बेहतर एजुकेटेड एंड सोशली एडवांस मेंबर ऑफ ओबीसी, ऐसे लोग जो अन्य पिछड़ा वर्ग में क्या है सामाजिक रूप से भी क्या है अगड़े हैं और शैक्षणिक रूप से भी आगे हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, क्रीमी लेयर। ठीक है, और आप जानते हैं संथानम समिति ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। आगे इंदिरा साहिनी केस में 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि क्रीमी लेयर किस में शामिल होगा, ओबीसी में। ठीक है, ओबीसी के जो आरक्षण है या ओबीसी का जो कोटा है उससे इसको बाहर रखा जाएगा। फिर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट 2018 में द कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल आल्सो एससी और एसटी, मतलब एससी और एसटी में भी इसे एप्लीकेबल या लागू किया गया। और केंद्र ने जो डेफिनेशन की है या जो इसको डिफाइन किया, इसकी परिभाषित किया है, वो ओबीसी के लिए किया है। कितना, अगर कोई व्यक्ति 8 लाख से ज़्यादा प्रतिवर्ष कमाता है तो उस व्यक्ति को क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। ये है क्या डिबेट या ये पूरा मामला। आगे हम देखते हैं कि हरियाणा सरकार की सूचना है जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 लाख से तक की सकल वार्षिक आय वाले व्यक्ति के बच्चों को सबसे पहले सेवाओं में आरक्षण या शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। और फिर छूटा हुआ जो कोटा रहेगा पिछड़े वर्ग के नागरिकों को उस वर्ग को मिलेगा जो 3 लाख से अधिक और 6 लाख से कम कमाता है, या 1 से 3। फिर दूसरा जो कोटा है वो रखा क्या 3 से 6 और फिर 6 से 8। तो इस टाइप से ये वर्गीकरण किया गया था। 2000 की रिपोर्ट में इंदिरा साहिनी जो द्वितीय मामला था, इसको फैसले को याद किया गया और हरियाणा सरकार की जो अधिसूचना को कोर्ट ने क्या कहा कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आप आरक्षण
या जो क्रीमी लेयर है उसकी घोषणा नहीं कर सकती हैं। ये सिर्फ एक आधार नहीं हो सकता, अन्य आधार भी होते हैं पिछड़े के, ठीक है। सामाजिक उन्नति, सरकारी सेवाओं में उच्च रोजगार आदि यह तय करने में समान भूमिका निभाते हैं क्या ऐसा व्यक्ति क्रीमी लेयर से संबंधित है और उसे कोटा से वंचित किया जा सकता है या नहीं। अकेला जो आर्थिक आधार है वो इसके लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने आगे और स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को शामिल होंगे जिन्होंने आईएएस, आईपीएस, अखिल भारतीय सेवाओं जैसी उच्च सेवाओं के पदों पर कब्जा कर लिया था। अब ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। पिछड़ा माना जाता है क्या पर्याप्त आय वाले लोग जो दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में थे उन्हें भी उच्च सामाजिक स्थिति में ले जाना चाहिए, इसलिए उन्हें पिछड़े वर्ग से बाहर माना जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के व्यक्ति जिनके पास उच्च कृषि भूमि थी या उच्च जोत थी, जोत का मतलब जिनके पास लैंडिंग जो एरिया था वो ज़्यादा था, तो एक निर्धारित सीमा से अधिक संपत्ति या आय प्राप्त कर रहे थे, वे आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं थे। सीधा सा मतलब है कि भले ही वो ओबीसी में आते हैं लेकिन अगर उनकी आर्थिक संपन्नता है और वो दूसरों को रोजगार देने में सक्षम हैं, वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे हैं, पद पर आसीन हैं, तो इन्हें क्या है आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए था। वास्तविक जो हकदार हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। केंद्र सरकार की परिभाषा को अगर हम देखें क्रीमी लेयर में, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कुछ रैंक, कुछ स्थिति, कुछ आय के आधार पर लोगों को इसमें लिस्टेड किया है, सूचीबद्ध किया है जिनके बच्चे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। आय जो सरकार जैसे हमने देखी 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो कमाता है। रैंक की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीमा उनके माता पिता की रैंक के आधार पर तय होती है, ना कि उनकी आय के आधार पर। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाता है यदि उसके माता पिता में से कोई एक संवैधानिक पद पर हो, यदि या तो माता पिता को सीधे ग्रुप ए में भर्ती किया गया हो या यदि माता पिता दोनों ग्रुप बी की सेवाओं में है ना। इसके अलावा और भी मानदंड हैं जिनके आधार पर क्रीमी लेयर या किस व्यक्ति को क्रीमी लेयर की सीमा में शामिल किया जाएगा, किसको नहीं। तो ये कुछ अन्य आधार भी हमें देखने को मिलते हैं। अब ओबीसी से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4) ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने और घोषित करने की शक्ति किसको देते हैं, राज्य को देते हैं। प्रैक्टिकली देखें हम, केंद्र और प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग सूचियां होती हैं। मतलब जैसे अगर हम ओबीसी की सूची करें तो एक केंद्र की सूची होगी, एक राज्य की सूची होगी, ठीक है। और इसकी अभी हम आगे की बात करें तो रोहिणी कमीशन बिठाया गया है जो क्रीमी लेयर की सीमा के संबंध में, उसकी मानदंड के संबंध में अभी विचार कर रहा है। तो अभी और हम इस पर चर्चा करेंगे जब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी। 127वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया है और आपको मालूम है कि ये राज्यों के द्वारा ओबीसी की जो सीमा तय करने की शक्ति है वो राज्यों को पुनर्स्थापित की जा रही इसके तहत, है ना। 2018 में 102वां संविधान संशोधन किया गया था और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को क्या है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। और राष्ट्रपति को किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या है ओबीसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की जो शक्ति थी वो प्रदान की गई थी। इस संशोधन के माध्यम से अब राज्यों को ये शक्ति पुनः स्थापित की जा रही है ना। इस संशोधन के माध्यम से देखें अनुच्छेद 342 के ए में संशोधन किया जा रहा है और एक नया खंड जोड़ा जा रहा है 342 के ए में तीसरा, जो विशेष रूप से राज्यों को अपनी सूची बनाए रखने के लिए क्या अथोराइज करता है, अधिकृत करता है। मतलब अब राज्यों को भी अधिकार है कि वो अपने राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक लिस्ट जारी कर सकें, ठीक है। तो आज हमने इन मुद्दों पर चर्चा की। हमने देखा ऑल पाइम स्कीम, ऑल पाइम की जो स्कीम थी या जिसे हम ताड़ का तेल हिंदी में कहते हैं पर जनरली हम ऑल पाइम ही उसको बोलते हैं। फिर हमने कुछ मौलिक अधिकारों पर बात की जिसमें निजता का आपका अधिकार है, फिर सूचना का अधिकार है, इसमें एक बहस का मुद्दा था, भूलने का अधिकार है, और ये आपका क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो हमने देखी, ठीक है। तो इनको आप करंट के साथ साथ रिलेशनल पार्ट दोनों को जोड़कर देखिए और कुछ फैक्चुअल हैं उनको याद रखिए, कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं तो कॉन्सेप्चुअल से आपके मेंस में क्वेश्चन बनेंगे और जो आपके फैक्चुअल हैं उन्हें हाईलाइट करके या उनका शॉर्ट नोट्स आप बनाकर रखिए जिससे एग्जाम के समय आप उनको रिवाइज कर सकें। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।